हर किसी ने ज़िंदगी में कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि क्या उसकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है। अंकित जी, मैं आपको एक बात तो डेफिनेटली और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि 100 किताबों के समान ये एक कॉन्सेप्ट होगा। आपको गुस्से की ज़रूरत है तो मंगल है, आपको बुद्धि की ज़रूरत है तो बुध है, आपको अगर ज्ञान की ज़रूरत है तो गुरु है। जो चीज़ों की ज़रूरत है उस हिसाब से जो प्लैनेट है वो फिक्स किए गए हैं। राइट, हमने सुना है राहु काल, ये मुहूर्त चल रहा है, इस पे कोई काम नहीं करना। तो मुहूर्त क्या हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं? पृथ्वी से कंकर से लेकर मतलब आपको कोई भी बड़ी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ऐसे एक भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या सच में मंत्र से फ़ायदा होता है? तो पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे तो वो काफ़ी तप साधनाएं करते थे। तो वो क्या करते थे, सौरमंडल की जो आवाज़ें थी, ध्वनि थी, उसे डिटेक्ट करते थे, मतलब लंबी साधना से, और उसके आधार पर मंत्रों का जो मतलब उत्पत्ति है वो होती थी। ऐसा कोई उपाय जिससे हम अपनी ना इनकम सोर्सेज बढ़ा सकें? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक ग्रह है जो पैसा दे सकता है, हर ग्रह जो है वो पैसा दे सकता है। जैसे कि आजकल ना कई सारे ऐप आ गए, AI ऐप आ गए, जो हाँ। एस्ट्रोलॉजी ऐप आ चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि कभी ये ऐप्स हमारे जो मैनुअल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे? यहाँ से अंकित जी, यहाँ से 100 साल बाद भी AI कभी एस्ट्रोलॉजर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। हर किसी ने ज़िंदगी में कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि क्या उसकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, और अगर किस्मत लिखी जा चुकी है तो क्या वो अपनी किस्मत को बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि एस्ट्रोलॉजी सच में वर्क करती है? तो जानेंगे इन सवालों के जवाब आज के हमारे पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर योगी जी, जो कि एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं और जो दावा करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से किस्मत को बहुत इन्हांस करा जा सकता है। बेसिकली जो आज 10,000 रुपये कमा रहा है, वो किस एस्ट्रोलॉजी की अगर हेल्प ले, सही से उनके नियमों का पालन करे, तो 20,000 कमा सकता है। जो एक कमरे में रह रहा है वो 2 कमरे में रह सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, आज के हमारे एस्ट्रोलॉजर गेस्ट मिस्टर योगी जी के साथ। योगी जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और काफ़ी दूर से हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई और मैंने आपकी एस्ट्रोलॉजी को लेकर आइडियोलॉजी जानी, तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ मैं उससे, और हम तो आपको जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में और अपनी आइडियोलॉजी के बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी ज़रूर ज़रूर। तो देखिए अंकित जी, पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे अपनी जो आइडियोलॉजी है वो दुनिया के सामने रखने का मौका दिया है। और जैसे कि मैं अपने आइडियोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी को देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग और सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर भ्रमित रहते हैं, खुद एस्ट्रोलॉजर भी, बहुत से एस्ट्रोलॉजर आपको इस चीज़ में भ्रमित दिखेंगे जिनका एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी अलग है। राइट। ठीक है, वो जो मतलब 90% जो उनका दृष्टिकोण है वो कर्मकांड की ओर चला जाता है। मतलब वो सारे लोग भ्रमित है, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अंकित जी, मैं आपको एक बात तो डेफिनेटली और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि 100 किताबों के समान ये एक कॉन्सेप्ट होगा। और ये बात मैं अपने गर्व से नहीं, विषय की गहराई से बोल रहा हूँ कि उतना तो आप समझ ही जाएंगे कि किस वीडियो को देखना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और किस पर विश्वास करना चाहिए, किसे फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे इस वीडियो के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। तो हम देखिए, शास्त्र से कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। जैसे मतलब एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो शास्त्र से शुरू होता है। जैसे शिव जी द्वारा लिखा गया है, फिर बाद में नंदी जी को कान में सुनाया। मतलब ये ऐसा एक क्रम है जिसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। बट हम वहाँ से ना शुरू करते हुए अभी भौतिक चीज़ों से शुरू करेंगे। मतलब जब मतलब एस्ट्रोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। और ये चीज़ें हम तर्क के आधार पे समझेंगे, ठीक है, कि मतलब तर्क से समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे निर्मित हुई। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, ठीक है, और हमेशा एस्ट्रोलॉजी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और ज़्यादातर लोग मानते ही नहीं हैं। एक्चुअली मैं जब इस प्रोफेशन में आया तो मैंने भी 100 तरीकों से क्रॉस चेक किया एस्ट्रोलॉजी को, उसके बाद में मैं आया हूँ। क्योंकि मैंने बहुत फूक फूक पे कदम रखे हैं, क्योंकि समाज का जो दृष्टिकोण है एस्ट्रोलॉजी को लेकर वो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब एक पुअर थिंकिंग है एस्ट्रोलॉजर की तरफ देखने की। तो वो चीज़ें मैं भले बाती एक्सेप्ट करता हूँ और वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ कि वो चीज़ें है। बट एक्चुअली जो जिस तर्क और लॉजिक के बेस पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लेन करूँगा, तो अगर आप अपने दिल और दिमाग से थोड़ा मतलब वीडियो में समय देते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको इतनी तो गारंटी देता हूँ कि आप आज के बाद एस्ट्रोलॉजी पर कभी मतलब जो होता है ना,
एक मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी को लेकर। आप क्लियर हो जाओगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और एस्ट्रोलॉजी की निर्मिति कहाँ से हुई है। तो जैसे अंकित जी शुरू किया जाए? बिल्कुल सर। ठीक है। तो देखिए, अब हम एस्ट्रोलॉजी को भौतिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं पहले। राइट। ठीक है, शास्त्र और जैसे शिव जी द्वारा वो चीज़ें मतलब निर्मित हुई, तो वो चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। वैसे तो है शास्त्र वही से शुरुआत है एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन हम कुछ समय के लिए साइड में रखते हैं। तो हम शुरू वहाँ से करते हैं कि जब अब ईश्वर की जगह पर नेचर शब्द ले लेते हैं कि चलो ठीक है, नेचर जो है, नेचर ने एक ये पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पे इंसान बनाया। ठीक है, अब इंसान को जो लगने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ज़रूरतों के अनुसार, उसके पर्सनैलिटी, बॉडी के अनुसार, तो जैसे पानी का प्रबंध कर दिया, खाने का प्रबंध कर दिया। अब खाना कैसे उगेगा? जैसे ज़मीन है, वहाँ पे पानी की बूंदें गिरेगी, वहाँ से बीज उगेगा, बाद में अनाज बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बन गई। ठीक है, अब जैसे जैसे चीज़ें मतलब एक सॉफ्टवेयर की तरह डेवलप किया गया है इंसान के कैरेक्टर को। ठीक है, तो जैसे इंसान बन रहा है तो उसके खाने का प्रबंध हो गया, पीने का प्रबंध हो गया, रहने का प्रबंध हो गया। ठीक है, मतलब वो कैसे, उसको दिमाग भी दे दिया उतना कि चलो ठीक है, ये ऐसे अपने गुजारा करेगा, ऐसी चीज़ें अपनी जो है वो डेवलप करता जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट बाद में सबसे बड़ा ये जो चैलेंज होगा, ठीक है, नेचर के सामने, तो वही होगा कि अगर हर पर्सनैलिटी अलग नहीं हुई, जैसे मान लीजिए अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी आपकी फैक्ट्री में, ऑब्वियसली। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको एक मजदूर की ज़रूरत है तो वो कैरेक्टर भी लगेगा ना, क्योंकि अगर दिमाग सबके पास है, अगर नेचुरली अगर हम साइंस की बेस पे देखा जाए तो दिमाग सबके पास है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट किसी का दिमाग पढ़ के ये नहीं बता सकता कि इस मतलब ऑपरेशन या फिर मतलब जो होता है ना, या हमारा सिटी स्कैन, ऐसा कोई जो मतलब बेसिकली दिमाग जो है एक तरीके से भावनाएं हैं। नहीं नहीं, भावनाएं नहीं, मतलब अगर जो दिमाग है, अगर उसे साइंस की स्वरूप में देखा जाए तो बहुत अलग चीज़ें नज़र आएगी। बट एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी का माइंड और हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है। राइट। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी दुनिया को चलाने के लिए, क्योंकि जो सामाजिक समतोल है उसे अगर आपको मेंटेन करना है तो हर पर्सनैलिटी का अलग रहना मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली बात, ये पर्सनैलिटी अलग होने के लिए कुछ ना कुछ तो सॉफ्टवेयर बिठाया होगा। ठीक है, मतलब जिस प्रकार आपको विटामिन डी की ज़रूरत है तो सूर्य है, ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जैसे किसी को मतलब जो जो प्लैनेट होंगे, जैसे आपको गुस्से की ज़रूरत है तो मंगल है, आपको बुद्धि की ज़रूरत है तो बुध है, आपको अगर ज्ञान की ज़रूरत है तो गुरु है, आपको अगर मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत है उस हिसाब से जो प्लैनेट है वो फिक्स किए गए हैं। राइट। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये मतलब एक और मेरा प्रश्न रहेगा, जो मतलब इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो पूरी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी से कंकर से लेकर मतलब आपको कोई भी बड़ी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ऐसे एक भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हर वो चीज़, पत्थर से लेकर पीएम तक, हर वो चीज़ उसका अपना एक अस्तित्व है कि वो कुछ ना कुछ अपना एक रोल निभा रहा है। ठीक है, तो मेरा ये प्रश्न है, क्या आप ये बता सकते हैं कि मंगल, बुध, गुरु जैसे ये 9 प्लैनेट है तो ये अपना क्या रोल निभा रहे हैं? जैसे ये तो आपको समझ में आता है कि धूप में खड़े रह जाएंगे तो आपको सूर्य जला देगा। ठीक है, Right. आपको टेम्परेचर से कहीं ना कहीं मतलब आपके पर्सनैलिटी को डैमेज करेगा। राइट। बट आप ये नहीं समझते हो कि मंगल भी है, शुक्र भी है, और जो बाकी प्लैनेट है, क्योंकि वो आपको एहसास नहीं दिलाते एक्चुअली। ठीक है, तो क्योंकि इसमें साइंस इसे नहीं मानता है इन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन मैं ये आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप सोचिए। ठीक है, आप सोचिए और उस चीज़ पे चिंतन करिए कि जिस प्रकार सारी चीज़ों का एक एक रोल है, उस प्रकार ग्रहों का क्या रोल है। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर ग्रह एक प्रश्न मतलब, अब आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, उस चीज़ से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर 1 से 0 तक जो 10 नंबर है, तो उस हिसाब से एक मोबाइल नंबर क्रिएट होता है। तो हमें इसे, अब जैसे इंडिया है, 150 करोड़ पॉपुलेशन है,
तो 150 लोगों को नंबर देने हैं, तो इसी 10 नंबर में नंबर देना है, लेकिन ये मल्टीपल होते जाएगा, कभी 9 के आगे पीछे जो चीज़ें होती जाएगी तो ये मल्टीपल एक एक नंबर क्रिएट होता जाएगा। तो इसमें आप अनंत नंबर बना सकते हैं, जो उसका बेसिक मतलब जो चीज़ें होगी। तो उस प्रकार जब ग्रह मतलब जैसे अब हम कुंडली को ले लेते हैं, ठीक है, तो 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट है, 27 नक्षत्र हैं। अगर आप इसका टोटल करोगे, ठीक है, अगर आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल 64 के अराउंड कुछ आएगा, मैंने किया था कभी शायद। तो ये जो 64 नंबर्स समझ लो इसको कि ये 64 नंबर्स है, ठीक है। तो ये 64 नंबर जब आगे पीछे जाएंगे तो वैसी हर एक पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब Okay. ये पर्सनैलिटी में इतनी सूक्ष्मता दी गई है कि जैसे किसी का मान लीजिए कि बुध लग्न में बैठा है, ठीक है। अब बुध लग्न में बैठा है तो वो व्यक्ति एक उसका तर्क अच्छे रहेंगे, उसका कम्युनिकेशंस अच्छा रहेगा, उसका मतलब जो नेचर रहेगा वो बिजनेस की ओर जाएगा, ठीक है। अब उसका नेचर जो है बिजनेस की ओर जाएगा, बट एक्चुअल में अगर हर किसी के कुंडली में बुध बैठा है तो वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि बिजनेसमैन ही बनेगा, ठीक है। तो उसमें जो पीछे फिल्टर लगाए हुए हैं, मतलब जो ग्रह आगे पीछे होंगे, ठीक है, मतलब जो ग्रह मतलब जो राशि, जो हाउस, जो मतलब चीज़ें उससे जुड़ेगी, तो वो वैसे सूक्ष्मता से एक उसके अंदर मतलब अलग अलग चेंजेस आएंगे उस व्यक्ति के अंदर। मतलब मान लीजिए कि बुध अगर लग्न में बैठा है तो कोई व्यक्ति बिजनेसमैन बनेगा, कोई फाइनेंस में कंसल्टेशन करेगा, कोई मतलब एक मार्केटिंग में करेगा, ठीक है। तो अगर बुध बैठा है तो वो बोलकर तो पैसा कमाएगा, बिजनेस से तो पैसा कमाएगा, लेकिन उसके अदर हाउसेस उस चीज़ पर डिपेंड करेंगे कि वो किस बिजनेस में जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से उस सूक्ष्मता से एक पर्सनैलिटी क्रिएट होगी जिसके बेसिस पर मतलब उसका कैरेक्टर क्रिएट होगा, ठीक है। अब उसका जो कैरेक्टर क्रिएट होगा तो ये तो चीज़ें हो गई कि जैसे हमने भौतिक चीज़ों से जाना कि ये मतलब किस लिए ज़रूरी है, मतलब डिफरेंटनेस हर कैरेक्टर में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो दुनिया है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका समतोल बना रहे। अगर आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ अंकित जी, जो मतलब ग्राउंड लेवल से काफ़ी हाई लेवल तक जाएगा, मतलब समझने के लिए आपको मैं कॉमनली 5-6 कैरेक्टर बताता हूँ। वो कॉमनली 5-6 कैरेक्टर ऐसे होंगे जो आपको हर गली में, हर एरिया में, हर चौराहे पे नज़र आएंगे। जैसे पहला कैरेक्टर ले लेते हैं, जो एक बंदा होता है जो मतलब इससे भी खाता है, उससे भी खाता है, उससे भी मतलब फ़ायदा लेता है, इससे भी फ़ायदा लेता है, और करता अपने मन की है, ठीक है, किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। हाँ, मतलब सुनता सबकी है, करता अपने मन की है, और मतलब मन सबका से जो फायदा होता है वो उठाता है। कुकर्म वाला होता है, मन से कुकर्म वाला होता है, ठीक लेकिन है। दिमाग से थोड़ा पॉलिटिक्स करके सबके साथ अच्छा रहने का मतलब ऐसा एक ढोंग करता है, बट एक्चुअल में उसका जो दृष्टिकोण होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो पहला ये कैरेक्टर ले लेते हैं। दूसरा कैरेक्टर ये लेता है जो मतलब हमारे ग्रुप में होता है, तो हमें उसके साथ रहने में डर ऐसा लगता है कि वो किसी का भी मतलब किसी से भी झगड़ा कर लेगा, किसी को भी मतलब झगड़ा मोल ले लेगा, ठीक है। उसके अंदर खुद तो दम नहीं रहेगा, बट वो अपने ही बेस पर मतलब उसका झगड़ालू एक ये रहेगा, नेचर रहेगा, ओके। ठीक है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर लेते हैं कि जो बंदा है ना लीडरशिप करता है, ओके। ठीक है, उसको मतलब बहुत लीडरशिप करने का शौक रहता है, मतलब आगे किसी के सबसे। भी फटे में टांग अड़ाएगा, किसी को भी किसी की चीज़ों में भी ध्यान देगा, ठीक है। तो वो ये एक तीसरा कैरेक्टर ये लेते हैं। अब चौथा कैरेक्टर लेते हैं कि जो मतलब बहुत मतलबी किस्म का इंसान होता है, ठीक है, मतलब तेरा पैसा भी मेरा पैसा और मेरा पैसा भी मेरा पैसा, मतलब तेरा जो कुछ है वो भी मेरा है और मेरा भी मेरा है, मतलब ऐसे नेचर वाला भी एक बंदा रहता है, ठीक है। और एक और पांचवा कैरेक्टर ले लेते हैं कि जो बंदा है ना मतलब किसी के लेने देने में नहीं होता है, अपना काम, अपने अपनी मस्त। अपना सक्सेस, आइसोलेट और बिल्कुल। बस बिल्कुल आइसोलेट, ठीक है, बिल्कुल किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना, कुछ नहीं, ठीक है, और खुद का अस्तित्व भी कम नहीं दिखाना, ठीक है। और छठा कैरेक्टर लेते हैं कि जो सबको लेके साथ चलता है, ठीक है, सबको लेके साथ चलेगा, सबकी मतलब मदद हेल्प करेगा, ठीक है, मतलब खुद को घाटा करवा लेगा, खुद का मतलब नुकसान करवा लेगा, फिर भी सबके साथ सबका विकास सब मतलब चलेगा उसका, बिल्कुल, ठीक है। अब ये कैरेक्टर को हम उस लेवल पे जोड़ते हैं। देखिए, जो पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है, जो मतलब इसका भी खाता है, उसका भी खाता है, और मतलब सबके साथ ढोंग करता है अच्छा रहने का, ठीक है। तो यह है श्रीलंका, ठीक है, कि जो मतलब चाइना को भी ज़मीन देगा इंडिया को ध्यान रखने के लिए, पाकिस्तान को ज़मीन दे देगा, ठीक है,
और इंडिया पे ध्यान रखने के लिए अगर कुछ मतलब वार जैसी अगर कोई सिचुएशन आए तो वहाँ से ध्यान रखा जाए, वहाँ से कुछ किया जाए, सबसे फायदा उठाएगा। ठीक है, सबसे फायदा उठाएगा। अब दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया जो झगड़ा मोल लेगा, ठीक है, किसी से भी झगड़ा मोल लेगा, हाथ पाँव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, वो पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद अब जो तीसरा कैरेक्टर कहा लीडरशिप, किसी के भी मतलब बीच में नाक घुसाने की जिसको आदत रहेगी, यूएसए, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कहा, जो चौथा कैरेक्टर कहा जिसमें वो जो तेरी ज़मीन है वो भी मेरी ज़मीन है और मेरी ज़मीन है वो भी मेरी ज़मीन है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर है चाइना। ये तो चीन सब जानते हैं। चीन, ये तो सब जानते सब हैं, जानते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मतलब एक पांचवा कैरेक्टर लिया था कि जो अपने मस्ती में धुन रहता है और मतलब खुद को कम भी नहीं दिखाएगा और खुद को ज़्यादा भी नहीं दिखाएगा, ना किसी के फटे में टांग अड़ाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जो मैंने छठा या पांचवा कैरेक्टर बताया था कि जो सबको साथ लेके चलता है, खुद का नुकसान भी कर लेता है, लेकिन चलो ठीक है, वो है इंडिया, ठीक है। और मतलब हमें अच्छा लगता है यार, गर्व होता है कि इंडिया में हम पैदा हुए, क्योंकि बहुत सी मतलब अगर एक इमोशंस, हाँ, इमोशंस अगर देखे जाए और एक कैरेक्टर के हिसाब से देखे जाए तो सबसे अच्छा कैरेक्टर उभर के आता है कि नहीं, किसी से डरेगा भी नहीं, तो किसी को मतलब जानबूझकर तकलीफ भी नहीं पहुंचाएगा जी। तो जो डिफरेंटनेस होता है, ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसी भी चीज़ का असर सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता हो, उस हर एक चीज़ में, उस हर एक चीज़ में आपको डिफरेंटनेस का कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा, बिकॉज उसे सामाजिक व्यवस्था को समतोल मतलब सामाजिक चीज़ों में समतोल रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये जो डिफरेंटनेस है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितना भी सोचो और कितना भी गहराई से आप उसे जानने की कोशिश करो, आपको ये नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिफरेंटनेस है, बिकॉज डिफरेंटनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया है कि हर जो प्लैनेट होता है वो कहीं ना कहीं असर डालता है और उसका वर्क ही वही वर्क है प्लैनेट का, कि हर पर्सनैलिटी को अलग बनाना है, हर चीज़ों को अलग बनाना है ताकि यहाँ पर दुनिया अच्छी से चलती रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अंकित जी कुछ मतलब ये दूंगा, हिंट दूंगा कुंडली के, मतलब घर भी बताऊंगा, उनका मतलब जो सूत्र होते हैं वो सब कुछ बताऊंगा। आप सिर्फ एक मैं कौन सा कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे गेस करिएगा, जी बिल्कुल, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का लग्न का लॉर्ड अष्टम में बैठा है। अब लग्न यानी कुंडली का पहला घर जो पर्सनैलिटी का होता है हर किसी के, ठीक है। तो वहाँ का लॉर्ड यानी अब वहाँ का लॉर्ड जहाँ पर भी बैठेगा वैसे गुण लेगा, ठीक है। तो वहाँ का लॉर्ड अष्टम में बैठा है, ठीक है। अब अष्टम जो होता है वहाँ से आपको अष्टम यानी कि 8वां स्थान, हाँ 8वां स्थान, 8th हाउस, ठीक है। तो वहाँ से आपको गहराई नजर आएगी, ठीक है। वहाँ पर गहराई है, वो मृत्यु का स्थान भी माना जाता है, लेकिन हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट, एक प्लस और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो अष्टम स्थान जो है वहाँ पर आपको मतलब जो गहराई वाली चीज़ें हैं, विदेश से जुड़ने वाली चीज़ें हैं, जो मतलब साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, जो बड़े बड़े विचारवंत होते हैं, तो वो वहीं से पाए जाएंगे। बिकॉज आपको अगर कुछ तर्क जोड़ने हैं या फिर कोई विचार, थिंकिंग, हाँ डीप थिंकिंग लेनी है, तो आपको अष्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, ठीक है। तो इस बंदे का ऐसा समझ लीजिए, इस व्यक्ति का जो लग्न लॉर्ड है वो अष्टम में जाकर बैठा है, ठीक है। अब इसका सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी पैसों का लॉर्ड भी अष्टम में जाकर बैठा है, ठीक है। मतलब 4 प्लैनेट है ऐसे, मतलब मंगल, चंद्रमा, सैटर्न और शुक्र, ये 4 प्लैनेट जो है, ठीक है, ये 4 प्लैनेट उनके अष्टम में बैठे हैं। तो ये जो 4 प्लैनेट है ये 12 हाउसेस में से 10 हाउसेस इनके अष्टम में आकर बैठे हैं। मतलब जो चीज़ें इनके मतलब पैसों से भी अष्टम से संबंध बनेगा, इनकी पॉपुलरिटी भी अष्टम से संबंध बनेगा, ठीक है। इनका जो 4th हाउस है, ठीक है, तो वो भी जो 4th हाउस किसका होता है? हाँ, तो 4th हाउस जो होता है ज़मीन, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों का है। तो जो कुछ भी मिलेगा उनको तो वो भी अष्टम से ही संबंध रखता है। तो जो उनका पंचम है वो भी, जो बुद्धि का स्थान है वो भी अष्टम से जुड़ा है। तो सारी चीज़ें अष्टम से जुड़ गई। तो ये जो पर्सनैलिटी क्रिएट होगी ना, तो ये काफ़ी गहराई से एक तर्क देने वाली और काफ़ी गहराई से विचार करने वाली और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाली, लाखों किताबें पढ़ने वाली पर्सनैलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ट्विस्ट ऐसा आ जाएगा कि इनका जो शुक्र है वो अष्टम में बैठा है। अब शुक्र जो है वो सेक्सुअल लाइफ और फिजिकल के लिए देखा जाता है। तो शुक्र जो है इनका वो गुरु राशि में बैठेगा, ठीक है। तो जो धनु राशि है उसमें बैठेगा। अब शुक्र जो है वो उनका अपने एक रूल्स है,
जो मतलब काफ़ी धार्मिक तरह से मतलब रखे जाते हैं, और शुक्र जो है वो थोड़ा असुर मतलब शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, तो ऑब्वियसली उनके जो विचार रहेंगे तो वो थोड़े अलग दिशा से जाएंगे। तो एक्चुअल में दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है, शुक्र की भी और गुरु की भी। तो शुक्र आप गुरु के साथ अष्टम में जब बैठ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर इनका जो विचार होगा फिजिकल लाइफ को लेकर वो काफ़ी डिफरेंट रहेगा, जिसके कारण जो लोग हैं, ठीक है, तो वो मतलब कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि मतलब इन्हें सही माना जाए या गलत माना जाए, ठीक है। मतलब मैं इस पे विवादित कोई बयान नहीं करना चाहता, बट मैं आपको ये जो कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ, तो ये कैरेक्टर आप समझिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप गेस कर सकते हो? जब आपने कहा ना कि उनकी सेक्सुअल और फिजिकल लाइफ को लेके उनकी सोच अलग होगी, हाँ, हाँ, और हाँ। गुरु और एक वो दोनों एक में ही है, और डीप थिंकिंग है, बहुत नॉलेज है, राइट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद से, क्योंकि इतनी चीजें ना, अभी मैं जो आप बोल रहे थे मेरे को, तो मैं दिमाग में कुछ और आ रहा था जब आपने कहा डीप थिंकिंग, तो मुझे लगा कि हाँ कोई राइटर हो सकता है, पर राइटर और सेक्सुअली इन चीजों को लेके, तो मुझे लगता है शायद उनका और एक आपको हिंट देता हूँ कि उनका जो गुरु है वो थर्ड हाउस में उच्च बैठा है। अब थर्ड हाउस जो है वो पॉपुलैरिटी का है, ओके। ठीक है, और थर्ड हाउस में गुरु उच्च है, यानी ज्ञान के बहुत बड़े दाता, ठीक है। गुरु उच्च अगर थर्ड हाउस में है तो वो बहुत ज्यादा लेवल पे मतलब तो देश फिर तो विदेश सभी सभी जान गए जगह पे सभी जान गए पॉपुलर कौन होंगे। है यहाँ पे, फिर ओशो की बात करते हैं अब तो। राइट 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 हाँ राइट, जी। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि मैं रजनीश ओशो की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अभी आपने ये चीज़ डिटेक्ट कर ली कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको हाउसेस बताए और उनके मतलब जो लक्षण है वो सारे ग्रहों के और घर के मतलब राशि के जो लक्षण बताए, उस हिसाब से आपने वो चीज़ डिटेक्ट कर ली। ऐसी एक ही पर्सनैलिटी है जो इंडिया में मतलब बहुत फेमस हुई है, मतलब विदेशों तक उनके आज भी जो भक्त हैं वो मौजूद है, ठीक है। तो अब दूसरी पर्सनैलिटी लेते हैं। ये जो बंदा रहेगा, ठीक है, तो इनके सेवन्थ हाउस में, अब सेवन्थ हाउस जो होता है वो बिजनेस का होता है, ठीक है, और सेवन्थ हाउस में गजकेशरी, ठीक है। अब गजकेशरी योग क्या है? जो कुंडली का सबसे महान योग माना जाता है, ठीक है, जो कुंडली का सबसे महान योग माना जाता है, जो चंद्र और गुरु की युति से बनता है, ठीक है। अब इस बंदे के बिजनेस हाउस में, इस बंदे के बिजनेस हाउस में गजकेशरी योग बना है, जो सबसे श्रेष्ठ है, और वो एक्चुअली बिजनेस हाउस में बना है, ठीक है। 12 हाउसेस में से एक ही हाउस है जिसे बिजनेस हाउस, सेवंथ हाउस जिसे बिजनेस हाउस कहते हैं, तो वहाँ पर कुंडली का सबसे श्रेष्ठ योग बना है। तो ऑब्वियसली ये जो बंदा है वो बिजनेस में बहुत आगे जाएगा, ओके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि शनि और केतु की युति उनके सिक्स्थ हाउस में बनी है। अब सिक्स्थ हाउस है कर्जे का, ऋण शत्रु का है, ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस जो है वहाँ पर शनि केतु की युति है, तो जिस कारण से ये जो व्यक्ति होगा तो ये शुरुआती समय में बहुत स्ट्रगल करेगा, क्योंकि मतलब फाइनेंशियली जो ग्रोथ है जिस हिसाब से, मतलब हार्डवर्क तो बहुत रहेगा शनि केतु की युति के कारण, बट वो उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा जो उसमें क्वालिटी है। मतलब जैसे ये पर्सनैलिटी ऐसी है, इसे आज तक कोई नहीं जानता था, बट इस व्यक्ति की जैसे ही तीसरी साढ़े साथी शुरू हुई जो सबसे शुभ मानी जाती है, इनकी जो दूसरी साढ़े साथी थी, तो उस समय में इनके मतलब इनका किडनैप हुआ था, ठीक है, ओके। इनका जो है वो अपहरण हुआ था। तो अब इनकी तीसरी साढ़े साथी लगी है जो सबसे शुभ मानी जाती है, तो वहाँ पर इनके जीवन का बिल्कुल मतलब काया पलट हो गया, और सारी दुनिया अब इन्हें जानती है। तो आप मतलब गेस कर सकते हैं इस कैरेक्टर को? और ये इंडिया में ही है? हाँ, इंडिया में ही है। आपने मुझे अभी कहा कि जैसे कि पहले कोई जानता नहीं था उनको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब आप, हाँ ठीक है, कुछ बिजनेस टाइकून जो है उनके, और आपने कहा कि मेहनत करनी पड़ी इन्होंने। मेहनत बहुत की, क्योंकि शनि केतु की अब युति मैं है। वही लग रहा था कि जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं हमारे रतन टाटा, तो शायद ये इन्होंने इतनी मेहनत करी है, मतलब इनको पहले से चीज़ें मिली हैं, नहीं, लेकिन खानदानी है। इनको टाटा बोले तो मतलब हम हाँ, तो बचपन से सुनते खानदानी आ रहे हैं, है ना, ये वो तो सुनते आ रहे हैं। अंबानी भी सोचा था, वो भी बचपन से नहीं, सुनते वो आ भी रहे हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं। बस 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 किडनैप बस। उनका हुआ है? हाँ, उनका ही किडनैप हुआ है। अच्छा। आप अगर सर्च करोगे ना तो मुझे याद है 1907 या 98 की बात है, ओके। तो मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, तो वहाँ पर उनका किडनैप हुआ था, अपहरण हुआ था, बाद में उन्हें छोड़ा भी गया था, मतलब चीज़ें कैसी हुई मुझे नहीं पता, बट उनका किडनैप हुआ था जब उनकी दूसरी साढ़े साथी चल रही थी, ठीक है। तो अब ये पर्सनैलिटी क्रिएट हो गई, तो ऐसे एक एक जो पर्सनैलिटी है वो क्रिएट होती जाएगी। मतलब
एक एक पर्सनैलिटी प्लैनेट के अनुसार क्रिएट होती जाएगी, उसे क्या चाहिए, क्या मतलब उस पर्सनैलिटी में क्या डिमांड है और वो पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, वो चीज़ें आपको प्लैनेट बता देंगे। ठीक है, मतलब ये तो आप किसी की भी कुंडली उठा लीजिए, अगर आप बेसिक थोड़ा 1-2 दिन उस पे स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनैलिटी मतलब बनती कैसे है। कुंडली जो है वो एक जीपीएस है इंसान के हर वक्त को, हर चीज़ों को डिटेक्ट करने का। और सबसे बढ़िया चीज़ आपको पता है अंकित जी क्या है? कि जो कुंडली होती है ना, उस कुंडली के द्वारा आप सीधा स्पिरिचुअलिटी के ग्राउंड पे आ सकते हो। मतलब देखिए, जैसे अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है, ठीक है, तो आपको किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से उनके मतलब घंटों बैठना पड़ेगा, उनकी आध्यात्मिक बातें सुननी पड़ेगी। तो कई बार क्या हो जाता है कि नॉर्मली हम उन चीज़ों को सह नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं, सब लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, साथ में मतलब उनकी जो बातें रहती है ना कि जैसे एक स्वादिष्ट पदार्थ है जिसकी खुशबू से, जिसके स्वाद से इंसान मतलब मोह में पड़ जाता है। स्त्री एक माया जाल है, ठीक है? मतलब आध्यात्मिक की ओर आप अगर इस रास्ते से जाओगे तो आपको मतलब आप बोर हो जाओगे, ठीक है? मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अध्यात्म मतलब किस चिड़िया का नाम है। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो ग्रह की उत्पत्ति है तो वो इंसान के मतलब संचार के लिए हुई है कि समतोल बना रहे और जो सामाजिक चीज़ें हैं वो सही रहे। तो योगी जी, जैसे कि आपने मुझे भी कहा कि सब चीज़ें, सब प्लैनेट्स हम्म ज़रूरी हैं और हम्म। संचार के लिए बनाए गए हैं चीज़ें। राइट। जैसे आपने कहा था ना कि जो जो इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट होती है, वो एक कहीं न कहीं प्लैनेट्स उस पे प्रभाव करते हैं। बिल्कुल। तो अगर प्लैनेट से ही इंसान का नेचर, इंसान का पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उस पे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है, ग्रहों का इम्पैक्ट है, राइट। तो कर्म का क्या है इसमें रोल है? हाँ, तो आपने अंकित जी प्रश्न जो पूछा है ये काफ़ी मतलब गहराई वाला पूछ लिया है कि अगर हर प्लैनेट ने इंसान का नेचर बनाया है तो वो अगर दुष्कर्म भी करता है तो उसमें कर्म का क्या रोल आएगा? राइट। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए अंकित जी कैसा है ना, ये चीज़ आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए अब इंसान ने क्या किया है ना, हमें ट्रैवलिंग के लिए एक ट्रेन बनाया है, ठीक है? उसके लिए पहले पटरी बिछाया है, बाद में उसके ऊपर ट्रेन चलाया है। तो सारी चीज़ें फिक्स है, ठीक है? और इस बीच में अगर कोई इंसान चलती ट्रेन की मतलब चैन खींच लेता है, गाड़ी को रोक देता है, ठीक है? तो उसको फाइन मिलेगा, ठीक है? उस प्रकार जो ईश्वर ने या फिर नेचर ने जो डिसाइड की है चीज़ें, जिससे जो पृथ्वी है उसका समतोल बना रहे, सामाजिक सुव्यवस्था जो है वो अच्छी रहे, तो जो चीज़ें फिक्स किया है तो आपको उस नियम से चलना पड़ेगा। अब आप अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ चीज़ें करेंगे तो वहाँ पर जो रोल है वो कर्म का आ जाएगा, तो आपको फाइन मिलेगा, दंड मिलेगा। कर्म 100% वर्क करते हैं। कर्म जो है वो अगर आपके बुरे हैं तो आपको इसी जन्म में भरने पड़ेंगे। ओके। तो जी। कर्म कहते हैं कि इसी धरती में भुगतना है। हाँ, बिल्कुल आपको अपने ऐसा नहीं है कि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का राहु खराब है या शनि खराब है जिस कारण से वो व्यक्ति थोड़ा क्रूर बन गया, मतलब कुछ मतलब दुष्कर्म करने लगा, तो वो व्यक्ति मतलब प्लैनेट प्लैनेट ने उसे रूल किया तो वो व्यक्ति कर्म की मतलब उसने उसके जो कर्म है वो खराब नहीं होंगे। ऑब्वियसली उसके कर्म खराब हो गए बिकॉज़ वो नेचर के बनाए हुए चीज़ों को भी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि अगर उसका राहु शनि खराब है तो आप उसका बुध भी तो अच्छा है, ठीक है? वो बुध से समझ सकता है कि क्या व्यवस्था बनी है भाई और किस व्यवस्था से हम जी सकते हैं, ठीक है? वो तो उसे समझेगा ना। तो अगर वो अपने बुध का यूज़ ना करते हुए सिर्फ़ स्वार्थ को देखेगा और सिर्फ़ शनि राहु के मतलब कैरेक्टर खराब होने के मतलब शनि राहु खराब होने के कारण वो अगर उसके उसके प्रकार अपना नेचर बने मतलब बनाएगा और थोड़ा दुष्कर्म करेगा इस जीवन में, इस संसार में, तो उसको उसका दंड तो ज़रूर मिलेगा। ये तो बिल्कुल दिखती बात है। अच्छा योगी जी, कई बार हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि यार किस्मत में हमारे लिखा नहीं है, किस्मत हमारी ऐसी, किस्मत ही बहुत बुरी है, किस्मत को रोते रहते हैं, है ना? तो राइट। क्या योगी जी एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से क्या हम हुँ। अपनी किस्मत को हुँ, हुँ। एनहांस कर सकते हैं, बदल सकते हैं? या जैसे कि हम नौकरी कर रहे हैं, नॉर्मल कोई एक छोटी नौकरी कर रहा है, बिल्कुल। तो क्या वो किसी चीज़ को हाइक पा सकता है? बिल्कुल हाइक पा सकता है। देखिए, कैसा है ना, तो पहले तो एक कॉमन चीज़ मैं आपको मतलब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? एक मिनिमम टू मैक्सिमम वाला इसमें एक इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे आपके पास ज़मीन है, ठीक है? आपके पास मतलब ज़मीन बोले तो दुकान है, ठीक है? आपके पास दुकान है जो मार्केट में है, बट आप उसको पहले तो भाड़े पे चढ़ा रखे हो, तो और फिर किस्मत को लेकर रो रहे हो और एक्चुअल में आपका बुध भी अच्छा है, तो आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको खुद का बिज़नेस करना चाहिए। अब आपने खुद का बिज़नेस भी खोल लिया, चलो मान लेते हैं।
तो बाद में आपको मतलब जो बिजनेस खोलना चाहिए उसके विपरीत आपने कोई बिजनेस खोल लिया, तो मार्केट में दुकान है, चल तो रहा है, आप 1000-500 जो कुछ भी है वो कमा तो रहे हैं, लेकिन जो आपको मतलब जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर अगर बिजनेस खरा नहीं उतरा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई एंटी बिजनेस खोल लिया है। आप कर्म करोगे तो शनि तो एक्टिव रहेंगे ही, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको भूखा नहीं रखेंगे, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस में हो तो काम तो आप ज़रूर करोगे, ठीक है, और आपको पैसा भी आएगा, लेकिन अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम वाला अगर जो फार्मूला है अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुंडली के हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से आपको वो सर्च करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रांग जोन कौन सा है कुंडली में। उस हिसाब से आपको बिजनेस, उस हिसाब से आपको अपनी जो बिजनेस आइडियोलॉजी है वो चेंज करनी पड़ेगी। ओके, जी। ठीक है। तो योगी जी, आपके हिसाब से किन किन लोगों को हम्म। एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जो मैंने आपको स्पिरिचुअल वाली चीज़ कही, क्योंकि आज की दुनिया में तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं ना ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, ठीक है? और साथ में उन्हें ये भी पता नहीं है कि वो नाखुश क्यों है, मतलब उनके मतलब उदास होने का, ओवर थिंकिंग का रीज़न क्या है, ठीक है? तो जो बेसिकली आज की जनरेशन जो चल रही है, हाँ, आज की जो जनरेशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा, अनसेटिस्फाइड। हाँ, ये डिप्रेशन वाली चीज़ तो मैं अभी-अभी सुन रहा हूँ, मतलब अभी 10 सालों में, 5-10 सालों में मोबाइल आने के बाद ये चीज़ें तो अभी सुनने को मिल रही है। पहले तो मतलब डिप्रेशन बहुत मतलब छोटी चीज़ थी, आज बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो इसका जो रीज़न है, ये आपको कुंडली में 101% दिखाई देगा कि ये रीज़न कहाँ पर है। मतलब अब मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिकली बता देता हूँ कि कुंडली में कौन से योग होने से कारण मतलब डिप्रेशन वाली चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए चंद्र और राहु की युति बनी है, या फिर चंद्रमा किसी नेगेटिव प्लेस पे बैठा है, या फिर चंद्रमा आपके कुंडली में कमज़ोर है, ठीक है, नीच राशि में बैठा है। तो पहली बात तो आप मन से कमज़ोर हो जाएँगे, जिस कारण से आपको वो क्षमता नहीं मिलेगी। मतलब देखिए, एक ही चीज़ सोचने के लिए हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है दिमाग, एक मिलता है मन, ठीक है? तो मन और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें बनाना पड़ता है, तब जाके हम एक सही डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। जैसे अगर आपकी बुद्धि में, ठीक है, कोई विचार आते हैं नेगेटिव, तो अगर आपका मन कमज़ोर होगा ना तो वो कैच कर लेगा, आपके मन को दिमाग जो है वो कैच कर लेगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपका अगर चंद्रमा खराब है, तो आपका चंद्रमा खराब होने के कारण आपकी जो चीज़ें हैं वो मतलब ओवर थिंकिंग की तरफ, डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी। ठीक है। तो मतलब ये कॉमनली कॉमनली ये तो चीज़ें 100% आपको देखने को ही मिलेगी कि हर कुंडली में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, मन से मन रोगी मतलब मनोरुग्ण हो रहा है, ठीक है। या फिर मतलब हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मतलब आपके मन से चीज़ें खराब हो जाती है, मतलब चंद्रमा के कारण। और और मतलब बेसिकली और एक चीज़ रहती है कि कोई मतलब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहा है लाइफ में, उसे मतलब एक राह नहीं मिल रही है कि वहाँ पे वो, हाँ ठीक है, वो पैसे भी कमा रहा है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब शनि केतु युति वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर सही डायरेक्शन में होने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनका गुरु कमज़ोर है, उनको जो मतलब ईश्वरीय सहायता है, जो लक फैक्टर है वो वहाँ पे उनके वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्हें अपना गुरु ठीक करने की आवश्यकता होती है। तो उन्हें पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? मतलब डायरेक्शन, सही दिशा कहाँ से देनी है। ठीक है। उन लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। उसके बाद सबसे एक अच्छा मतलब ये पॉइंट है, जो मैरिड लाइफ होती है, ठीक है? तो मैरिड लाइफ में क्या होता है ना कि मैरिड लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी है, मतलब बहुत से आप पार्टनर्स को देखेंगे तो वो झगड़ते रहते हैं, ठीक है? रीज़न कुछ भी नहीं होता है, दोनों झगड़ते रहते हैं। अब कुंडली तो हमें साफ-साफ दिखाती है कि ये क्यों झगड़ रहे हैं, बिकॉज़ अगर मान लीजिए किसी का गुरु मूल नक्षत्र में बैठा है, ठीक है? अगर गुरु मूल नक्षत्र में बैठा है ना, तो वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा ईगो वाला रहेगा, ठीक है। ठीक है? एक्चुअली वो व्यक्ति खुद अपनी बातों पे पूरी तरह स्टैंड रहेगा, ठीक है? और अगर मतलब इत्तेफ़ाक से सामने वाले व्यक्ति के कुंडली में भी गुरु मूल नक्षत्र में रहता है, या फिर किसी का केतु लग्न में रहता है, तो वो भी सन की रहता है। उसे अगर ईगो दिखाया जाए ठीक तो है। वो सहता नहीं है, ठीक है? तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है कि बिल्कुल दोनों विपरीत दिशा में भागेंगे, ठीक है? जिस कारण इनकी मैरिड लाइफ जो है ना, ये बिल्कुल कन्फ्यूज़िंग वाली होगी और बिल्कुल मतलब अनसैटिस्फाइड रहेगी।
तो इन चीज़ों में अगर हेल्प लेनी है तो आपको एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सटीक आंसर मिलेगा। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है कि आपको किस प्रकार से चीज़ों को मतलब एनालाइज करवा लेना है और किस प्रकार से आपको अपने लाइफ की नींव रखनी है, करियर की नींव रखनी है। योगी जी, हमने ना बहुत ये वर्ड सुना है मुहूर्त, कि बिल्कुल। इस मुहूर्त में काम करो, हम्म। जैसे कि अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमने सुना है राहु काल, ये मुहूर्त चल रहा है, इस पे कोई काम नहीं करना। तो बिल्कुल मुहूर्त क्या हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं? 100%। कैसे? अब देखिए, मैं आपको इसका एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है? मतलब शास्त्रा तो ठीक है, बट साथ में इसका लॉजिक भी आपको एक बताता हूँ कि आपको मुहूर्त क्यों देखना है, ठीक है? जैसे आपका जन्म हुआ है, तो जब आपका जन्म हुआ उस समय पे आपकी कुंडली बनी, उस समय ग्रहों की जो दशा और ग्रहों का जो मतलब पोजीशन था, उस ग्रहों के पोजीशन के अनुसार आपका कैरेक्टर बना, ठीक है? उस प्रकार से जो संसार में हर वो चीज़ जो निर्मित हो रही है, उसकी जो डेट है, वो डेट पर जो ग्रहों की दशा, दो ग्रहों का मतलब ये रहेगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको शेयर मार्केट देखना है कुंडली से, तो क्या करते हैं ना कि शेयर मार्केट का जब मतलब ओपनिंग हुआ, ठीक है, शेयर मार्केट जब ओपनिंग हुआ तो उसका डेट ले लेते हैं, उसका समय ले लेते हैं, उसकी कुंडली बनाते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कि आज मतलब मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा, ठीक है? तो उस प्रकार जो हर नई चीज़ बन रही है, जैसे मतलब शादी हो या फिर आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो या दुकान ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पर आप जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो उस समय पे उस दिन आप उस चीज़ की कुंडली बन जाएगी, ठीक है? तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर आप कोई बिज़नेस खोल रहे हैं तो आप 7th हाउस में गजकेसरी जैसा महान योग, ठीक है? मतलब ये तो किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से आपको करवा लेना होगा। तो अगर आप लेकर आते हैं तो वहाँ पे आपके 10 गुना चांसेस बढ़ जाएंगे आपका बिजनेस सक्सेस होने के। मतलब अगर आप वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बनाते हो उस समय में, मतलब कोई ऐसा एक दिन है, मतलब आपको जो पंडित जी से मिला है कि उस दिन ये शुभ मुहूर्त है, आप कर लीजिए। तो उस समय में जैसे अब आजकल बच्चों को जन्म दिया जाता है, मतलब सीजर जो होता है उसमें पंडित जी का सहारा लिया जाता है कि मतलब बताओ कि अच्छी जो पोजीशन रहेगी कुंडली में वो कब रहेगी। उस प्रकार आपको शुभ मुहूर्त तो देखना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको एक अच्छे पंडित को दिखाकर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर आपको ये भी देखना चाहिए कि उस समय पे 7th हाउस की कैसी पोजीशन रहेगी, क्या रहेगी, क्योंकि वो छप जाएगा, ठीक है? मतलब जो देखते हैं ना हम 100-100 साल पुरानी कंपनीज़ है, तो उनकी अगर आप कुंडली बनाएंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि उनकी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब उस समय की, उस बिज़नेस की। तो इसलिए मुहूर्त देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जन्म के समय पे कुंडली बनती है, उस समय पे किसी भी नई चीज़ की शुरुआत के समय पर भी एक कुंडली बनती है। तो वो कुंडली के बेसिस पर ही देखा जाता है आपका बिज़नेस आगे जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए मुहूर्त बहुत ज़रूरी है। और योगी जी, जैसे कि हम कहीं भी पंडित पे जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो हमें ना कई बार बोला कि मंत्र जाप करो, आपका वक्त अच्छा होगा, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। तो क्या सच में मंत्र से फ़ायदा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। आपको इस चीज़ के पीछे भी एक लॉजिक बताता हूँ आपको। मतलब मेरी बातों में आपको लॉजिक इस शब्द का ज़्यादा ये बिल्कुल, बिल्कुल। प्रयोग दिखेगा, ठीक है? तो जैसे जो कुछ मंत्र होते हैं, ठीक है? जैसे ग्रहों के बीज मंत्र होते हैं। राइट। तो जो शास्त्र में लिखे हैं, जो लाख 2 लाख सालों पहले लिखे गए हैं, तो जो बीज मंत्र होते हैं, वो बीज मंत्रों की मतलब एक स्पेसिफिक कुछ बीज मंत्र होते हैं, उनको ही आपको मतलब लेना है और उनका ही जाप करना है, तो आपको उसके बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक ऐसा है कि जैसे जो हमारा सौर मंडल होता है, ठीक है? तो सौर मंडल का जो मतलब इस शब्द का जो मतलब मुख्य शब्द है, वो स्वर नाम से शुरू हुआ है। मतलब राइट। स्वर यानी आवाज़, ठीक है? जो सुनाई देती है। तो स्वर का जो मतलब हाँ, स्वर जो ब्रह्मांड से स्वर आते हैं, ठीक है? तो पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, तो वो काफ़ी तप साधनाएँ करते थे, मतलब लगातार उस समय मतलब लगातार साधना में बैठे रहते थे। तो वो क्या करते थे ना, वो जो मतलब सौरमंडल की जो आवाज़ें थी, ध्वनि थी, उसे डिटेक्ट करते थे, मतलब लंबी साधना से। और उसके आधार पर मंत्रों का जो मतलब उत्पत्ति है वो होती थी। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, अब हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है? और अगर आपने आंखें बंद कर ली, यहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ अगर बंद कर दिया, बिल्कुल एक जो प्लेस है उसे शांत कर दिया, और आप आंख बंद करके सिर्फ मेरी तरफ मतलब एकाग्र हो रहे हो, ठीक है? आंख बंद करके मन से मेरी तरफ एकाग्र हो रहे हो, तो आपको जो मेरी सांसें है उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी, धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देगी। ये
क्योंकि ये मेडिटेशन और एकाग्रता का असर होता है। तो हमारे जो ऋषि है उन्होंने तो बहुत लंबी साधनाएं की है, एकाग्र मन से सारा जो ब्रह्मांड है पहले ही सर्च करके रखा है। तो ये चीज़ें मतलब असर करती है। सिर्फ आपको क्या करना है ना कि बीज मंत्र का ज़्यादा जाप, मतलब बीज मंत्र पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जितना मतलब शास्त्रों में लिखा गया है कि सिद्ध जो बीज मंत्र होते हैं वो कितने जाप होने पर सिद्ध होते हैं, तो उस हिसाब से आपको मंत्र जाप करना चाहिए। अच्छा योगी जी, जैसे कि आज का ज़माना चल रहा है, महंगाई बहुत है और बिल्कुल। मुझे लगता है कि पैसों के बिना हमारी जीवन कुछ नहीं है। बिल्कुल। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो खाना खाना हो, राइट, चाहे वो राइट। एजुकेशन हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, हर चीज़ बिल्कुल, के लिए हमें पैसा ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। कमाना पड़ तो मैंडेटरी है इस दुनिया में अगर आए हैं तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा कोई उपाय जिससे हम अपनी ना इनकम सोर्सेज हम बढ़ा सकें, हम अपनी पैसे स्ट्रॉन्ग कर सकें? बिल्कुल। देखिए, आपको है ना अपनी जो कुंडली होती है, ठीक है? तो उसमें आपके 12 हाउसेस है कुंडली में, 12 हाउसेस में से 12 हाउसेस भी आपको पैसा देते हैं, ठीक है? 12 हाउस भी आपको पैसा देते हैं और 12 हाउसेस में जो राशि है वगैरह, मतलब जो पोजीशन होती है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर समझ जाएगा कि कैसी पोजीशन है और कौन-सा हाउस पैसा दे सकता है, ठीक है? कौन-सा प्लैनेट पैसे दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक ग्रह है जो पैसा दे सकता है, हर ग्रह जो है वो पैसा दे सकता है। और हर एक मतलब 3 ग्रह होते हैं हर किसी के, जैसे मतलब 3 ग्रह जो होते हैं सबसे कारक माने जाते हैं, वो कौन से, जो लग्न, पंचम और नवम, ये तीनों प्लेसेस के जो मतलब प्लैनेट्स होते हैं, तो वो हमेशा आपके लिए कारक होते हैं। और आप अगर देखेंगे ना तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं उन प्लैनेट से रिलेटेड आप कुछ कमा रहे हो या फिर उस सेक्टर में हो। बस आपको है ना एक सही दिशा की ज़रूरत होगी उसी सेक्टर में। कि आप मान लीजिए आप बैंकिंग में हो, ठीक है, और आप बैंकिंग में वर्क कर रहे हो लेकिन आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप बैंक वाले दूसरे सेक्टर में यानी फाइनेंस वाले सेक्टर में आ जाओ, जहाँ पर आपके मतलब आपको इंसेंटिव मिले, मतलब जो पेमेंट तो आ ही रहा है लेकिन साथ में इंसेंटिव मिले, जिस बेस पे आपका जो इनकम है वो डबल हो सकता है, क्योंकि आपका टैलेंट वहाँ पे अच्छी तरह यूज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हो सकता है। तो वैसे आप अपने कुंडली को देखकर, अगर मतलब आपका जो पोजीशंस होती है कुंडली में उस हिसाब से अगर चीज़ें मतलब मैच होती है, तो जो चीज़ें हैं वो कुंडली के हिसाब से देखनी चाहिए और वो उस हिसाब से अपना डायरेक्शन बनाना चाहिए, तो 100% आपको फ़ायदा होता है उसका। ठीक है, एग्जाम्पल है, मेरी कुंडली नहीं है, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ओके। नहीं टाइम पता, बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो क्या वो कोई ऐसे जनरल रेमेडी कोई उपाय कर सकते हैं जिससे वो अपने पैसों को स्ट्रॉन्ग कर सकें, बिल्कुल, धन की बिल्कुल। वर्षा हो? बिल्कुल, हाँ, तो देखिए क्या होता है ना कि आपको आप अपनी लाइफ़, ठीक है, और आप अपनी पर्सनैलिटी और आप अपना जीवन, ठीक है, थोड़ा-सा पास्ट, तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा डिटेक्ट करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपके लिए कौन से प्लैनेट अच्छे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई लोहे से जुड़ा काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम कर रहे हो, यानी राहु से काम कर रहे हो, लोहे से यानी आप शनि के रिलेटेड काम कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो आप बुध से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो ये प्लैनेट आपके लिए स्ट्रांग है, ठीक है। तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको उपाय करने हैं तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अच्छा योगी जी, हमने ना कई बार देखा गया है कि कुंडली में ना कुछ ऐसा लिखा होता है कि एग्जाम्पल है कि कुंडली में किसी के ना पढ़ाई नहीं लिखी हुई है, ठीक है, कुंडली में किसी का बिजनेस नहीं लिखा हुआ है राइट। और वो उसी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकित जी, कि बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ हैं जहाँ पे हम भी खुद मतलब हैरान हो जाते हैं कभी-कभी देखते-देखते कि मतलब सब कुछ तो मतलब गलत दिख रहा है और बंदा बहुत सही जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस होती है ना, इसमें भी हज़ारों फ़िल्टर लगे होते हैं कुंडली के अंदर। तो मतलब वहीं पे थोड़ा जो एस्ट्रोलॉजी है वो कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, एक्चुअल में जो पढ़ने वाला होता है, कुंडली का अध्ययन करने वाला होता है, तो उस पर डिपेंड है कि वो चीज़ों को कैसे डिटेक्ट कर रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि किसी के कुंडली में मतलब गलत चीज़ें लिखी है और सही हो रहा है। 100% उसकी जो कुंडली होती है वो कहीं न कहीं पर डैमेज ही होती है या फिर कहीं न कहीं बहुत अच्छी ही होती है, जिस कारण से फलस्वरूप उसे वो चीज़ें मिलती है। वो मतलब बहुत से फ़िल्टर लगे होते हैं ना, तो उसे देखना पड़ता है, एक अच्छे अध्ययन के बाद ही आप समझ पाते हो। तो आपका अगर लाइफ अच्छा जा रहा है तो सब प्लैनेट आपके मतलब गलत दिखा रहे हैं तो फिर भी मतलब एक सूक्ष्म अध्ययन वाले एस्ट्रोलॉजर से आप वो चीज़ें डिटेक्ट करवा सकते अच्छा योगी जी, जैसे कि आजकल ना कई सारे ऐप आ गए हैं, एआई ऐप आ गए हैं, हाँ, जो हाँ। एस्ट्रोलॉजी ऐप आ चुके हैं, राइट। तो क्या आपको लगता है कि कभी ये ऐप्स हमारे जो मैनुअल एस्ट्रोलॉजर्स हैं इनको रिप्लेस कर देंगे? नहीं मतलब
यहाँ से अंकित जी, यहाँ से 100 साल बाद भी एआई कभी एस्ट्रोलॉजर को, यानी एस्ट्रोलॉजी या मतलब एस्ट्रोलॉजर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? हाँ, बिकॉज देखिए क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजी, पहली बात तो आप किताबों से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मतलब आप उसके सूत्र ले सकते हो, सिर्फ किताबों से आप सूत्र लीजिए, उसके बाद आप मेकिंग करते रहिए। आप मतलब जैसे 1 से लेकर 0 तक आपने अंक ले लिए, बाद में आप कोई भी जो नंबर्स है वो बना रहे हो, ठीक है। तो उस प्रकार आपको जो मतलब एस्ट्रोलॉजी होती है वो पढ़नी होती है, ठीक है। तो जो एक बंदा होता है ना, जो एक इंसान होता है, वही उस चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो एआई में डाटा डाला गया है, वो डाटा मतलब अपने मतलब हर एस्ट्रोलॉजर ने अपना अपना उसमें जो एक्सपीरियंस है वो डाला है। अगर आप किताबें देखने जाओगे ना, तो आपको किसी एक किताब में मिलेगा कि लग्न में चंद्रमा अच्छा होता है, तो किसी और किताब में आपको जो पढ़ने को मिलेगा कि चंद्रमा वहाँ पे बुरा होता है। मतलब ऐसे बहुत सी डिफरेंटनेस है ये जो किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की उसमें, और वही डाटा एआई में इंस्टॉल किया गया है, जिस कारण से एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ से 100 साल बाद भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कि बिल्कुल। ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, और कई बार वो फेल हो जाती है। नहीं, कई बार नहीं, बहुत बार हो जाती है तो एक्चुअली। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? बहुत बार हो जाती है। तो देखिए क्या है ना कि जो गणित, मतलब आपने ये कई बार एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक जन्म में समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बहुत से फिल्टर लगे होते हैं। जैसे मैंने आपको जो 64 वाला नंबर बताया है, जो कैलकुलेट होता है आगे पीछे जाने के बाद जो उसका एक नंबर बनता है, तो इन सारी चीज़ों को मतलब समझने के लिए, ठीक है, आपको मतलब एक जन्म में आप ये चीज़ें नहीं समझ सकते। तो वो पूरे गणित, मतलब अधूरे गणित के कारण जो भविष्यवाणी है वो फेल हो जाती है। मतलब इतने साफ तरीके से, मतलब बहुत कम एस्ट्रोलॉजर है जो समझ पाते हैं, मतलब पूरे इंडिया में 1-2 या बस, इससे ज़्यादा नहीं, जो मतलब इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। बाकी योगी जी, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है हमारा। आपने कई सारी चीज़ें लॉजिक के सारे में समझाई हमको, कि आपने सिंपल ऐसे नहीं कहा कि ये उपाय कर लो हो जाएगा। ये उपाय जो आजकल का बेसिकली हम चल रहा है कि ये चीज़ कर लीजिए, वो चीज़ कर लीजिए, इससे हो जाएगा। सबकी चेहरे अलग है, सबकी कुंडली अलग है, सबका नेचर अलग है, सबका उठने का टाइम अलग है, सोने का टाइम है, सबके माँ बाप अलग है, तो सबके ग्रह उसके हिसाब से चलेंगे, राइट है ना। किसी के माँ बाप किसी को ज़्यादा प्यार करते, किसी को कम करते, कोई मैच खेलने जाता है तो बहुत अच्छा बना लेता है, कोई बॉलिंग अच्छा करता है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, जो बेसिकली बहुत कम मानती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, परेशान वो सबसे ज़्यादा है। राइट। हमारे पेरेंट्स एक लिमिटेड सैलरी में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी गए। बिल्कुल। आज 8th पे कमीशन आने वाली है, 7th हो चुकी है। सबसे ज़्यादा परेशानी आज की जनरेशन है कि सब कुछ है, फ़ोन, सबके अपने पर्सनल फ़ोन है, गाड़ी है, तब भी वो दुखी है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और हमारे जो व्यूअर्स उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने लॉजिक से? नहीं, देखिए मतलब जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, ठीक है, तो उन्हें तो एक बार ज़िंदगी में अपनी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली दिखानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर, मतलब मैं खुद को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली एक मतलब अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढना यानी, हाँ मतलब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढना यानी समुद्र में से सुई ढूंढने के बराबर है, ठीक है। तो कभी भी एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर गलत होते हैं। इसलिए आप अगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं तो ज़रूर उनको अपनी कुंडली दिखाइए, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। नहीं, आप पैसों के लिए नहीं दिखा रहे हो, बट कम से कम आप इस चीज़ के लिए दिखाइए कि आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रह सको। नहीं तो क्या आपका चंद्रमा खराब पड़ा है, आपको पता ही नहीं है कि आप कमा तो बहुत रहे लेकिन खुश क्यों नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक सटीक एस्ट्रोलॉजर दे सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो लाइफ को स्टक कर रही है, ठीक है, और आपको मतलब एक सुपर नेचुरल, मतलब निगेटिव पावर की जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो वो चीज़ें आपको कुंडली से पता चलेगी। इसलिए आपको कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए। जीवन में अगर सेटिस्फाइड जीना है तो आपको कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है हमारा। थैंक यू सर।